साथियों, मैं सृष्टि मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट लर्निंग क्लब में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। हमने आज तक बहुत पढ़ा होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, तो आज हम उसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे, ब्रीफली आज उसको पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? हमने देखा होगा कि हमारे घरों में जब इलेक्ट्रिसिटी होती, कभी हमने सुना होगा कि इसमें करंट आ गया या किसी इंसान को करंट मार दिया, या फिर हमने कोई ऐसी चीज़ ली है जैसे कि कॉपर वायर होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि जब हम उस वायर को अपने किसी भी सर्किट में लगाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हमारी करंट ईजिली फ्लो होती है। तो इसका क्या हम कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं? द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो ईजिली। मतलब जो हमारे चार्जेस होते हैं वो ईजिली फ्लो करते हैं। करंट क्या है? करंट हमारा है फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो वही हमारा करंट होता है। और कंडक्टर में क्या है? चार्जेस ईजिली फ्लो करते हैं, इसीलिए हमारा इसको कंडक्टर कहा जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी से पास हो जाती है। और देखते हैं, दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच मेक दैम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं, इसमें कहते हैं लोग कि छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव करते रहते हैं। और इंसुलेटर में क्या होता है? क्या इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं? होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसमें मतलब इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम इसके आगे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मेटल्स हो गए, जैसे मेटल सारे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ह्यूमन बींग्स इसलिए हमने कभी देखा होगा किसी इंसान को करंट मार दिया, अगर वो इंसुलेटर होता तो उसे करंट मारता? कभी उसे करंट ना मारता। एनिमल बॉडीज़ में भी करंट फ्लो हो सकता है। ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होती है, पेंसिल की नोक भी होती है, वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट में भी ईजिली करंट फ्लो हो सकता है। एसिड्स, HCl, इन सब में ईजिली करंट फ्लो हो सकता है। अल्कलाइज, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़े हैं। ठीक है, कि इन सब में करंट हमारा जो होता है ईजिली फ्लो करता है। अब बात आती है इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या है? जैसे हमने पढ़ा कि जो ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, ये हमारा गुड कंडक्टर होता। कंडक्टर में क्या होता है? करंट हमारी ईजिली फ्लो हो सकती है, लेकिन जो हमारा इंसुलेटर होता है इसमें हमारी करंट ईजिली फ्लो नहीं होती है। ईजिली फ्लो का हम मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल करंट नहीं जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि लकड़ी के स्टैंड पे खड़े हो जाओ तब काम करो इसका, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी उससे कहते हैं ना करंट नहीं मारेगा। चप्पल पहन लो, जिसकी वजह से इसमें करंट अच्छे से नहीं फ्लो हो पाता है, इसीलिए हम इसको इंसुलेटर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो। यहाँ पे कैन नॉट फ्लो हो जाएगा केवल, और कुछ नहीं। कैन नॉट फ्लो हो जाएगा ईजिली, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इसको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? दे कंटेन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे क्या हो जाएंगे? टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। contain a tightly bounded electron. Tightly bounded electron which make them tightly bounded electrons to the outermost cell. ठीक है, जो हमारे आउटर मोस्ट सेल होती है किसी भी की ऑब्जेक्ट, उसकी चार्ज की, उसको वो टाइटली बाउंड, दे कंटेन टाइटली बाउंडेड electrons which they contain tightly bounded electron to the outermost cell, to the outermost cell. ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसके हो जाएंगे? प्लास्टिक हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ग्लास एंड डायमंड। इसी तरीके के और बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें क्या करते हैं हम एक लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम किस में रखते हैं? इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है
इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे हमें पता चलेगा, इससे हम क्या चेक करेंगे, चार्जेस को चेक करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्जेस का। हम एक ग्लास रॉड लिए, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है ग्लास रॉड, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सारे चार्जेस मतलब मौजूद हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों मौजूद है। अब हम इसको इसके पास जब लेके गए तो हमने क्या देखा कि इसमें चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग हो गए हैं चार्जेस। कैसे हो गए, जब देखो ये पॉजिटिव चार्ज को हम इसके पास ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ द चार्जेस होंगे पॉजिटिवली, वो आ जाएंगे इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला प्रोसेस जिससे हमें चार्ज का पता चलता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसे हम इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देते हैं, हम एक पॉजिटिवली रॉड लेके जाते हैं, ग्लास रॉड को, तो जब हम उसके पास लेके जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा निगेटिवली चार्ज को। तो क्या होता है कि ये एक पास आ जाते हैं और मतलब दोनों अलग अलग हो गए, निगेटिवली इधर हो गए और पॉजिटिवली चार्जेस उधर हो गए। अब अगर हम क्या करते हैं, इसको हम इससे से दूर लेके चले जाते हैं, पास लेके गए थे अभी तक, अब हम इसको इससे दूर लेके चले जाते हैं। अगर हम इसको जैसे ही यहाँ से दूर लेके जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो सारे चार्जेस का हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सब फिर इधर उधर हो जाएंगे, मतलब कहीं यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या शो करता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि चार्जेस में हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है कि चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ओनली, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाय स्फीयर, ठीक है। स्फीयर मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं गोला। अब हमारा नेक्स्ट है चार्जिंग बाय टू स्फीयर। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देखा था, अब हम देखेंगे चार्जिंग बाय टू स्फीयर। तो हम क्या करते हैं, हम दो स्फीयर लेते हैं। फर्स्ट फिगर में जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने दो स्फीयर लिया है, उनको एक बहुत पास पास रखा है, ठीक है। सेकेंड में हमने उसके बाद क्या करते हैं, हम एक ग्लास रॉड लाते हैं। ये हमारी क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, ये है हमारा ग्लास रॉड, ठीक है, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अगर हम इसको लेके जाते हैं स्फीयर के पास तो हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे तो सारे चार्जेस कहीं कहीं यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लेके जाते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा जिसके हम पास लेके जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट स्फीयर के पास लेके जा रहे हैं, तो वो जो उसके निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारा निगेटिवली चार्ज जितने रहेंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद और जो ये पॉजिटिवली है वो इधर दूसरे वाले में जाके एक जगह अट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड में हम क्या करते हैं, अभी तक तो ये दोनों पास पास में रखे हुए थे, अब हम थर्ड में क्या करते हैं, इनको एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने देखा कि जब हमने इसमें सेपरेशन किया तो ये ग्लास रॉड इसके पास लेके आए तो क्या हुआ, यही चीज़ इसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इसके पास अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दूसरे साइड में अट्रैक्ट हो गए। अब हम क्या देखते हैं, इन दोनों के बीच में भी थोड़ी सी सेपरेशन है। अब हम ग्लास रॉड को हटा देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इस साइड आ जाता है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस साइड आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हमने ग्लास रॉड को यहाँ से हटाया, ठीक है, यहाँ पहले इसने ये पॉजिटिवली चार्ज था यहाँ पे, और तो फिर यहाँ पे ये किसको अट्रैक्ट करता था, निगेटिवली चार्ज को। लेकिन जैसे ही हमने ग्लास रॉड को यहाँ से हटाया, मीन्स कि हमने ऐसे सोर्स को हटा दिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर निगेटिवली चार्ज होने की मतलब कि जहाँ पे ये हमने लिया था यहाँ पे ग्लास रॉड, यहाँ पॉजिटिव की जगह यहाँ पे आ जाता निगेटिव। लेकिन जैसे ही हमने इसको यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब क्या हम जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे मान लो पॉजिटिवली चार्ज आ गए तो, और यहाँ पे निगेटिवली आ गए, तो यही सेम चीज़ तो यहाँ पे भी होगी, इधर पॉजिटिवली आ जाएंगे, इधर निगेटिवली आ जाएंगे। तो जो ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के आसपास एक आके अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हमने यहाँ से ग्लास को हटा दिया है, अब हमने मान लो यहाँ पे r डिस्टेंस किया, अब हम इसी डिस्टेंस को 5th फिगर में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जब हम देखते हैं कि हम इस फिगर में डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा दिए हैं, तो जो हमारा फर्स्ट वाला स्फीयर है वो टोटली निगेटिवली चार्ज हो गया है, और सेकंड वाला जो फिगर है स्फीयर है वो टोटली पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा भी जाता है कि चार्जिंग प्रोसेस बताइए आप। हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू, तो ये हमने क्या पढ़ा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, अब हम देखने चल रहे हैं अर्थिंग क्या होती है, ग्राउंडिंग क्या होती है। आपने कभी कभी सुना होगा घर में कि लाइट बहुत कम आती है, कहते हैं अर्थिंग आ रही है, इसका मतलब क्या है। हम देखते हैं कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या होता है हम देखते हैं। मान लो हमने ये कोई ऑब्जेक्ट लिया जो कि ये मान लो इधर निगेटिवली चार्ज या तो इधर पॉजिटिवली चार्ज है। हमने एक और ले लिया, मान लो ये ऑल टोटल पॉजिटिवली चार्ज ही है, समझ लो उसको। और एक हमने इसको क्या कर दिया, ग्राउंडिंग कर दी। ग्राउंडिंग मतलब कि हमने इसको अर्थ से जोड़ दिया। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये इधर हमने ले लिया निगेटिवली चार्ज। ये पूरा निगेटिवली चार्ज है, हमने क्या कर दिया, इसको भी हमने ग्राउंडिंग कर दिया। ठीक है, चलो अब हम क्या देखते हैं, जब हम किसी चार्ज्ड बॉडी को ग्राउंडिंग कर देते हैं, मतलब उसको हम अर्थ से जब जोड़ देते हैं, वो टोटली न्यूट्रल हो जाता है। कैसे न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो अर्थ होता है ना वो सारे चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जितने भी चार्जेस हैं ये सारे निकल के हमारे अर्थ में चले जाते हैं, इवन चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो निगेटिवली चार्ज हो। ये तो हमने पॉजिटिवली का केस देख लिया। ऐसे ही आता है हमारा निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज में भी क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल्स चले जाते हैं अर्थ में, तो ये हो जाता है हमारा निगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये भी हो गया न्यूट्रल। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तभी अर्थिंग होगी या निगेटिवली चार्ज होगा तभी अर्थिंग होगी ना, दोनों में से कोई भी चार्जिंग होगी, बस ऑब्जेक्ट बॉडी चार्ज होनी चाहिए। तो वो क्या हो जाता है हमारा, अगर अर्थ से हमने उसको कनेक्ट कर दिया वो हमारा हो जाता है वो चार्जिंग क्या होती है, ऑल टोटल न्यूट्रल हो जाती है। आप इसको अपने फिजिकल लाइफ में देख सकते हैं, क्योंकि देखिए फिजिक्स क्या है, हमारी फिजिकल मतलब हमारे जो आसपास जो चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड है। हमारे घर में लोग कहते हैं पूजा करनी चाहिए तो पावदान पे खड़े होके करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक था, इसके पीछे यही लॉजिक है कि अगर हम ज़मीन में खड़े होके करेंगे जो हमको पुण्य मिलना होगा, जो भी भगवान से आशीर्वाद, वो सब कुछ तो ग्राउंडिंग हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, तो हमें तो कुछ नहीं मिलेगा ना। इसीलिए हमारे घर वाले कहते हैं खाना हमेशा किसी पे शीट पे बैठ के खाना चाहिए, किसी में खड़े होके पूजा करनी चाहिए, ऐसे ही नहीं पूजा कर लेनी चाहिए। इसके पीछे यही लॉजिक है, हर चीज़ के पीछे फिजिक्स काम करती है भाई। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग की। जैसा कि हमने बताया कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है कि हमारा ऑब्जेक्ट और बॉडी अपने चार्जेस को शेयर कर देता है अर्थ के साथ। तो द प्रोसेस इन विच अ बॉडी शेयर्स इट्स चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। मीन्स वो जब अपने चार्जेस को ग्राउंडिंग कर देता है तो वो बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक चार्ज देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा, अब हम देखते हैं कि जो हमारे चार्जेस होते हैं उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, उसकी पहली प्रॉपर्टी तो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है क्वांटाइजेशन और तीसरी होती है कंजर्वेशन प्रॉपर्टी।
तो अब हम क्या देखेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहली कौन सी है? एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी है क्वांटाइजेशन और तीसरी है कंजर्वेशन। अच्छा, अब हम समझते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा होगा, वैसे आपने यूजुअली 10th 11th तक तो एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी ही होगी, उसमें तो कोई ख़ास बात तो है नहीं, बट हम एक बार ओवरव्यू करके देख लेते हैं कि क्या है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअली हम यहाँ जो एडिटिव प्रॉपर्टी देखेंगे ना, वो चार्ज के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई है, कोई ऑब्जेक्ट, हम इसको Q मान लेते हैं, यहाँ पे कोई Q1 है, इसके रिस्पेक्ट में कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में Q2 चार्ज है, Q3 है, इधर आता है तो Q4 है, इधर आता है तो Q5 है। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 Qn चार्जेस हैं। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब एडिटिव मतलब अलजेब्रिक सम। ठीक है, कहाँ लिखूँ? एडिटिव मतलब होता है अलजेब्रिक सम। सम मतलब जोड़। तो अलजेब्रिक सम क्या, हम एडिटिव को क्या कह सकते हैं? चार्ज के रिस्पेक्ट में, कि चाहे जितने भी चार्जेस हों, अगर इन्फिनिटी चार्ज भी हैं तो उन सब का जो हमारा सम होगा वो इक्वल टू Q के आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू जितने भी चार्जेस हैं 1 2 3 4 5, तो हम Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn तक है। तो ये हमारा क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी होती है किसी चार्ज की। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट मीन्स दैट, मीन्स एडिटिव अलजेब्रिक जो सम होता है इसका मतलब क्या होता है? द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। मतलब जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था कि ये Q है ना, ये हमारा टोटल चार्ज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है Q1 में, Q2 में, Q3 में, Q4, Q5 डॉट डॉट डॉट, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये सब चार्जेस है ना, इनके सम के इक्वल हो जाएगा ये टोटल चार्ज। ठीक है, तो इट मीन्स दैट टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम। यही हमारा हुआ है अलजेब्रिक सम, यही है हमारा ऑफ ऑल इंडिविजिबल चार्जेस। इंडिविजिबल मतलब सिंगल चार्जेस, तो ये हमारा है Q, मतलब ये टोटल चार्ज है, तो इसका अलजेब्रिक सम हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। और हमने आपको क्वांटाइजेशन तो कल समझाई थी, Q इज इक्वल टू एनी वाला प्रोसेस। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन। तो हमने क्या बताया, चार्ज है और मास वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करती हैं। जैसे चार्ज है हमारा, तो द टोटल चार्ज ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने क्या बताया था, अभी आपको एक बताया था कि अगर हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, उसको इंसुलेटिंग पैड पर रख दिया, तो हमारे जो ये चार्जेस होते हैं ना, ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव, ये सभी कांस्टेंट होते हैं। एक प्रॉपर्टी तो कंजर्वेशन की ये हो गई कि सब कुछ कांस्टेंट रहता है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो हमारे चार्जेस होते हैं वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, केवल इनको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो इसकी हम सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? charges neither be created nor be destroyed। डिस्ट्रॉयड मतलब ख़त्म, ना तो ये क्रिएट किए जा सकते हैं, ना तो ये उत्पन्न किए जा सकते हैं, और ना ही ये डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। इट कैन ओनली transferred from one object to another one। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपने चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो जो हमने कंजर्वेशन देखा, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने कल भी देखे थे एग्जांपल, लेकिन आज इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि ये कैसे कंजर्व होता है।
तो हमारे चार्जर क्या करते हैं, हमने एक वो ली थी, स्केल ली थी, उसको अपने ड्राई हेयर में हमने रब किया था। फिर हमने देखा था कि जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पेपर के, वो अट्रैक्ट होते हैं हमारे स्केल की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम, क्या हमने उसको जब अट्रैक्ट किया तो हमेशा के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं क्या? नहीं। जब हम इस हटाते हैं स्केल को, जब हम इससे थोड़ा दूर ले गए मान लो यहाँ पे, तो ये फिर से नीचे नीचे आ जाते हैं अपनी प्लेस पे। तो क्या होता है, जब ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज हुआ, हम इसके पास ले आए, ये अट्रैक्ट हुआ, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अगर हम इसको दूर ले गए तो ये नॉर्मल अपने की तरह हो गया, स्केल अलग हो गई, पेपर अलग हो गया। मतलब क्या हुआ कि इसके चार्जेस ख़त्म नहीं हुए, वो अलग अपना हो गया, ये अलग हो गया। मतलब कि तो चार्जेस थे वो ना तो क्रिएट किए गए ना डिस्ट्रॉय किए गए, वो पॉजिटिवली का पॉजिटिवली चला गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कूलॉम लॉ। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कूलॉम लॉ। जो कूलॉम लॉ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजुअली ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कूलॉम हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। इन्होंने हमें क्या रूल दिया, इन्होंने कहा कि हमने दो चार्जेस ले लिए, ठीक है, एक हमने ले लिया Q1 और एक हमने ले लिया Q2 चार्ज, और इनके बीच में हमने एक सेपरेशन रख दी, वो रख दी R, ठीक है। मतलब कि हमने Q1 और Q2 चार्ज को R डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि कूलॉम लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लग सकता है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जो इनकी डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखो, अगर ये चार्ज एक बार अगर हमने Q1 चार्ज को पॉजिटिव ले लिया और Q2 को हमने निगेटिवली ले लिया, तो क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। और अगर हमने दोनों, एक ये भी पॉजिटिव ले लिया, ये भी पॉजिटिव ले लिया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ? रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अभी तो हमने इतना समझा, अब इसको हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि कूलॉम लॉ होता क्या है। तो कूलॉम लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, कभी उसमें अट्रैक्शन होता है, कभी रिपल्सन होता है। मतलब पॉजिटिवली रहेंगे या तो सेम चार्जेस रहेंगे, मीन्स दैट निगेटिवली, तो क्या हो जाएगा, उसमें रिपल्सन हो जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहता है तो उनमें अट्रैक्शन हो जाएगा। रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, हमेशा ये याद रखना है कि हमारा जो कूलॉम लॉ है वो वैलिड होता है पॉइंट चार्जेस के लिए। अब क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product magnitude of, directly proportional to the product of, product means multiply, product of magnitude of charges, ओके, दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कि क्या है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मीन्स दैट कि Q1 Q2 के। इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम Q1 चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे हम Q2 चार्ज ले लेते हैं, और इसके बीच में जो सेपरेशन है उसको हम R कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई बीच में O पॉइंट ले लेंगे, इन दोनों की बीच की जो सेपरेशन है उसको हम ले लेंगे R, ठीक। और फोर्स लग रहा है इधर, मान लो ये एक फोर्स लग गया, और हम कह सकते हैं कि ऐसे एक फोर्स लग सकता है, दो फोर्स हमारे लग गए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, सेकेंड पॉइंट है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of
डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। दैट इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके आर स्क्वायर के, है ना। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। इसको हम बना लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं दूसरा इक्वेशन, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। अब इसके आगे मुझे इसको प्रूव करने के लिए रब करना पड़ेगा ऊपर जो मैंने ये लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। पहली इक्वेशन क्या थी कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, ये हमारी पहली इक्वेशन थी। दूसरी क्या थी कि f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, ठीक। आर स्क्वायर ही लिखा था ना मैंने यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लेते हैं, देखो हमारी LHS ये RHS साइड दोनों की इक्वल है, तो हम f को लिख लेंगे, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1, f इज इक्वल टू नहीं होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब हम ये जानते हैं, इसको इक्वेशन 3 बना लेते हैं, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है इसको हटाना होगा, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कूलॉम लॉ के तो हम कैसे, अगर प्रोपोर्शनल रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि हमको प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट आता है, चलो k मान लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, तो k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम ये यहाँ पे वेयर k इज इक्वल टू, k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि k है क्या, ये है कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये हमारा, ठीक है। चलिए, तो अब हम इसको लिख क्या सकते हैं, तो वी कैन राइट इक्वेशन 4 एज, वी कैन राइट इक्वेशन 4 एज, जो ये हमारी k की वैल्यू है ना, इसी को उठा के हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो दैट इज f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन स्टार बना लेते हैं, विच इज कूलॉम लॉ। ओके, ये हमारी एक प्रूविंग कंप्लीट होती है। यहाँ पे अभी तक हमने कूलॉम लॉ देखा, ठीक है, उसके स्टेटमेंट देखे। अब हम देखेंगे कि कूलॉम लॉ जो होता है उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हमने दो चार्जेस लिए, एक Q1 लिया, प्लस कर लेंगे, दोनों पॉजिटिवली चार्ज लेंगे, दूसरा हमने Q2 लिया, उसको हमने r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। अब जो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक F12 एक F21, मतलब कि जो ये पहला F12 का मतलब समझिए आप लोग। पहले F12 का मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब कि
Q2 पे जो Q1 पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, Q2 पे, Q2 की वजह से, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इसकी वजह से लग रहा है, मतलब जो पहला लिखा रहेगा जो डिजिट उसी पे फोर्स लगेगा। और अगर हम ऐसे लिख लेते हैं F21, इसका मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑन 2, देखिए F इसके पास है तो पहले फोर्स किस पे लगेगा, 2 पे लगेगा। किसकी वजह से लगेगा, इसकी पहले वाले दूसरे वाले की वजह से लगेगा। मतलब Q2 F21 का मतलब है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब कि दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है पहले की वजह से। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो हमने बताया F2 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। तो फार्मूला हम क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू कूलॉम लॉ के हिसाब से हम फार्मूला क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ये हमारा। यहाँ पे पहला चार्ज हमारा Q1 है, दूसरा Q2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम वेक्टर में लिखते हैं F21 इज इक्वल टू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर R12 लगाएंगे हम। यूनिट वेक्टर R12 का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये यूनिट वेक्टर है। देखिए जो ये कैप की तरह लगता है, जैसे हमने लिखा ये R12 यूनिट वेक्टर, तो जो ये हमारी कैप होती है ना, या तो हम इसको कैप बोलते हैं R12 का कैप, और या तो हम इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब एक होता है, 1, किसी भी चीज़ की यूनिटी। तो R12 की वैल्यू क्या होगी, R12 डिवाइडेड बाई R इज़ अ यूनिट वेक्टर है हमारा। इसी तरीके से हम F12 निकालेंगे तो मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 निकाल लेंगे। तो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज R स्क्वायर। और यहाँ पे हमने R12 का लिया था क्योंकि यहाँ पे फोर्स 21 लिया था, अब उल्टा चलता है ये, और यहाँ पे 12 का लेंगे इसलिए यहाँ पे 21 हमने यूनिट वेक्टर ले लिया। तो हमने क्या देखा, आप ये इक्वेशन 1 बना लीजिए और इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। ठीक है, तो हमने देखा कि ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है, लेकिन बराबर क्या, जो हमारा यूनिट वेक्टर है यहाँ ये 1 2 आता है और यहाँ 2 1, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 2 है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं प्रॉपरली, इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये F12 है ना, ये माइनस ऑफ F21 के इक्वल है। ठीक है, मीन्स दैट जो हमारा ये निगेटिव साइन है इससे हमारा मैग्नीट्यूड कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इससे बस हमारा ये पता चलता है डायरेक्शन कि F12 की जिस डायरेक्शन में है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में F21 काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आई एम सो सॉरी कि इसमें थोड़ा सा हमें लग रहा है कि क्लियर दिख नहीं रहा है, मैं आपको इन सब के PDF प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।